Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to discuss the news analysis from 1 to 19th of July. पूरा रिवीजन रहेगा आपका और आई एम प्रिटी श्योर कि मोर देन 60-70% न्यूज़ आइटम्स आपने पढ़े भी नहीं होंगे. तो ये पूरे एग्जैक्टली इस यूपीएससी के लिए टेलर्ड है एंड इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो. सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा. आई होप आप लोग इसको देखेंगे एंड अप्रिशिएट करेंगे. स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द यूरोपियन एज वेरिफिकेशन प्लान. तो क्या है ये यूरोपियन कमीशन का एज वेरिफिकेशन प्लान, मैं बता दूं. तो यूरोपियन कमीशन ने बोला है नाउ देयर विल बी मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन टू प्रोटेक्ट द माइनर्स फ्रॉम ऑनलाइन. लेकिन आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा ऑनलाइन में इशू चल रहा है, कितने सारे लोग मतलब इससे गलत गलत आदतें सीख रहे हैं एंड ऑल. तो माइनर्स, स्पेशली माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एज वेरिफिकेशन प्लान स्टार्ट किया गया है ऑफ द यूरोपियन कमीशन. एंड इसमें उन्होंने कहा है कि स्पेशली तीन चीज़ों में, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, हार्मफुल प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइंस एंड साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन प्रेडेटर्स, इन सब से बचाने के लिए, माइनर्स को इन सब से बचाने के लिए, ऑनलाइन स्पेशली माइनर्स को बचाने के लिए मैंडेटरी एज वेरिफिकेशन किया जाएगा. So now they have introduced a prototype app for this, and this is for under the Digital Services Act, है ना. डिजिटल सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई हैं. तो किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बता दूं. तो यूरोपियन डिजिटल आइडेंटिटी वैलेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, ईआईडी जिसको बोलते हैं, यूरोपियन डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट. यूरोपियन डिजिटल आइडेंटिटी वॉलेट मतलब डिजिटल आइडेंटिटी आपको देनी पड़ेगी. यूजर्स को प्रूफ करना पड़ेगा दे आर 18 विदाउट रिवीलिंग फुल आइडेंटिटी और एज, है ना. आपकी फुल आइडेंटिटी और एज रिवील करने से के मतलब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये रिवील करना पड़ेगा, ये जरूर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर 18+, ठीक है ना. इट यूजेस जीरो नॉलेज प्रूफ फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन. एंड फर्स्ट ट्रायल कंट्रीज जो हैं वो फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, ग्रीस, इटली एंड इवेंचुअली फिर पूरे ईयू में रोल आउट किया जाएगा ये, ठीक है ना. Users will verify age before accessing adult content. It will keep control of personal data with the user. No tracking of browsing history or content processed. It is designed to be open source and privacy respecting, है ना. सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं. लेकिन ये आपको याद रखना, यूरोपियन कमीशन ने किया है, माइनर्स को बचाने के लिए किया है. एंड कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं. सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि इट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लिसिट मटेरियल, साइबर रिस्क से बचाता है. एज एडजस्टेड इंटरफेस जो है वो ऑटोमेटिकली सेफ्टी फीचर रहेगा माइनर्स के लिए. तो दे आर समथिंग जो सपोर्ट कर रहे हैं. क्रिटिक्स बोल रहे हैं भाई कि बार बार यूजर्स को एक्सपोज करेंगे आप, उनके डेटा लीक होने की संभावना है. फ्रीक्वेंट डेटा शेयरिंग मतलब है सिक्योरिटी के रिस्क, है ना. इट ऑल्सो वॉन्ट्स यूजर्स विल शिफ्ट टू अनसेफ अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म. उनका ये कहना है कि भाई देखो, अगर ये बार बार प्रूफ करना रहा ना, तो वो प्रूफ करने के बजाय अनसॉलिसिटेड या अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, है ना. तो ये भी एक चीज़ है जो की जा सकती है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल, ये आप याद रखेगा. सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज ब्रिंगिंग द अर्कावती रिवर बैक टू लाइफ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल. लेट मी चेक एक बार मेरे को देखने दो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही. सो इट्स हैपनिंग, ओके. एनीवेज इट्स हैपनिंग. ब्रिंगिंग द अर्कावती रिवर बैक टू लाइफ. बात कर लेते हैं. अर्कावती रिवर जो है वो बेंगलुरु की मेन ड्रिंकिंग वाटर सोर्स हुआ करती थी कभी 1936 से 2000 के बीच में. अर्कावती रिवर का जो ओरिजिन है वो है नंदी हिल्स में एंड स्ट्रेचेस 53 किलोमीटर्स टू द टिप्पा गोंडन हल्ली, यानी कि इसको टीजी हल्ली रिजर्वायर, मैनमेड रिजर्वायर है बोलते हैं, टीजी डैम भी बोलते हैं. It was built in 1933, supervised by M. Visvesvaraya. डिग्रेडेशन हुआ इस रिवर का ओवर टाइम एंड नाउ इट इज लेबल्ड एज अ घोस्ट रिवर. याद रखिएगा, इसको अब घोस्ट रिवर बोलते हैं बिकॉज ऑफ सिल्टेशन, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज दैट इज हैपनिंग, है ना. एंड द वाटर हैज बिकेम क्वाइट अनसेफ फॉर कंजम्पशन एंड ऑल. रिजर्वायर को भी काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया. नाउ 2025 में, जून 2025 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने सेटअप किया था एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, और उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बेसिस पे what they will do is that they will try to rejuvenate this river, rejuvenate this river or अर्कावती river, ठीक है ना. तो ये आप याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ओरिजिनली प्लान ये था कि ये टीना होल वाटर जो है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये टीना होल, उसको प्लान किया गया था कि इसको मिक्स किया जाएगा अर्कावती से एट टीजी हल्ली डैम, है ना. लेकिन काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डैमेज के कारण ये आइडिया भी
रोका गया है. नाउ द प्लान इज देयर टू रिजुविनेट दिस अर्कावती रिवर अगेन. सो लेट्स सी किस तरीके से दे विल ब्रिंग बैक अर्कावती रिवर टू लाइफ. बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस. अगले टॉपिक पे आते हैं. न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स. इस स्पीशीज का नाम देख लीजिए, जोग्राफिटस मथेवी. याद रखिएगा, जोग्राफिटस मथेवी. दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज. अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी स्पीशीज है तो इट इज द स्पीशीज ऑफ योर, इट इज बटरफ्लाई स्पीशीज. ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं. फैमिलीज हेस्पेरिडे यानी कि स्किपर बटरफ्लाइज की कैटेगरी में आती हैं ये. जीनस इज जोग्राफिटस एंड सिग्निफिकेंस है कि 15th स्पीशीज है जो कि जोग्राफिटस जीनस के है एंड 5th स्पीशीज है फ्रॉम दिस जीनस रिकॉर्डेड इन इंडिया. लोकेशन वेस्टर्न घाट यानी कि केरला वाले रीजन में है ये जिसको पाया गया है. एंड इट इज एंडेमिक स्पीशीज है. तो जोग्राफिटस मथेवी इट इज एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है कि उसी रीजन में पाई जाती है और बाकी जगहों पे आपको ये नहीं मिलेगी. इट इज एंडेमिक इन दैट रीजन. याद रखिएगा. होस्ट प्लांट जो है इस बटरफ्लाई का वो है अगानोपी थायरिस फ्लोरा. याद रखिएगा, अगानोपी थायरिस फ्लोरा इज द प्लांट जो कि इसको होस्ट करता है. तो ये आप ये तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि याद रख सकते हैं. होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जोग्राफिटस मथेवी आप याद रख सकते हैं. एंडेमिक का मतलब मैंने आपको बताया वो आप याद रख सकते हैं. आगे मूव करते हैं. अगला जो टॉपिक है वो है सैक्रेड ग्रूव्स, द डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंस. ये द हिंदू का आर्टिकल था, एडिटोरियल पार्ट में आया था. मैं आपको बता देता हूँ सैक्रेड ग्रुप्स होते क्या हैं. सबसे पहले बात, सैक्रेड ग्रुप्स आर पैचेस ऑफ लश ग्रीनरी प्रोटेक्टेड ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स. याद रखिएगा, ये वो ग्रीन पैचेस होते हैं. दे आर पैचेस ऑफ लश ग्रीनरी विच आर प्रोटेक्टेड ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स. इनको कल्चरल और रिलीजियस ग्राउंड्स में एंशियंट कोई बिलीफ होगा या एंशियंट कोई ट्राइबल बिलीफ होगा. ऑल दीज स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स. ठीक है ना. एंशियंट इंडियन सोसाइटीज़ जो थी वो नेचर को प्रोटेक्ट करती थी एंड रिलीजियस बिलीफ्स भी रखा करती थी. तो इन सैक्रेड ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे रेयर हर्ब्स और आपके मेडिसिनल प्लांट्स, एंशियंट ट्रीज, रेप्टाइल्स, इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सारी चीज़ें आती हैं. सो दे बेसिकली कंजर्व इन सिटू साइट्स में इनको कंजर्व करते हैं. देखो, दो तरीके का कंजर्वेशन होता है. एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन. तो इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है वो होता है कि एट द साइट ऑफ, मतलब जहाँ पर वो स्पीशीज थी वहीं पे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा. और एक्स सिटू में क्या होता है कि मतलब कहीं और दूसरी जगह, किसी बोटानिकल गार्डन में, किसी जू में. तो ये बेसिकली जो सैक्रेड ग्रुप्स है ये इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है. एंड दे वर ऑफन एसोसिएटेड विद लोकल डीटीज एंड एंशिएंट कस्टम्स. तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि कई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई ट्राइब्स हैं जो बोलते हैं कि उनके महुए का जो पेड़ है वहाँ पे उनके भगवान आते हैं, या खेजरी का जो पेड़ है उन पे वहाँ पे भगवान आते हैं. तो बूढ़ा देव हो गए या आपके दूल्हा देव हो गए. मेघनाथ की भी कई लोग पूजा करते हैं, यही बोलते हैं पेड़ पे आते. तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं उनकी जो डाइटीज़ हैं वो वहाँ पर आते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो बेसिकली दे आर द सैक्रेड ग्रुप्स. सैक्रेड नाम से ही आपको पता चल जाएगा. एंड इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्चरल और इकोलॉजिकल रोल रहता है. कल्चरल रोल तो आपको पता ही है क्योंकि ये उनके कस्टम से, टैबूज से, मिथ से रिलेटेड है. और इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक दूसरा तरीका ही है. कंजर्वेशन तो हो ही रहा है ना. देयर आर स्पेशली 1 लाख to 1,50,000 सैक्रेड ग्रुप्स विच आर डॉक्यूमेंटेड. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा है कुछ, जैसे कि केरला में कावू, इट इज़ नोटेबली सर्प कावू फॉर सरपेंट वर्शिप कावू. झारखंड में सारनाज, ट्राइबल वर्शिप साइट्स है सारनाज. एंड गोवा में है देवराय, देवरन एंड पन. एंड आंध्र प्रदेश में है पवित्र वनम बोलते हैं. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज द थ्रेट टू दिस सैक्रेड ग्रुप्स. तो थ्रेट भी अब इनके लिए शुरू हो गई है. सबसे बड़ी थ्रेट तो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, जिसके कारण से ये फ्रैगमेंटेशन एंड जो ये लॉस है वो हो रहा है. ठीक है ना. इसके अलावा अगर आप देखें तो पॉपुलेशन इन रिलीजियस, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट इज़ लीडिंग टू लैंड इंक्रोचमेंट एंड ऑल. तो लैंड इंक्रोचमेंट भी बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज हैपनिंग. इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलीजियस रेवरेंस जो है वो घटती जा रही है. एंड प्रेफरेंस शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेम्पल्स बिल्डिंग रादर देन ग्रुप्स. तो ग्रुप्स से ज़्यादा बोलते हैं टेम्पल बना लो. तो टेम्पल बनाने के लिए ग्रुप्स हटाने भी पड़े तो वो भी चल जाता है लोगों को. तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स भी हैं जिसके ये एसोसिएटेड है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. जो इकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो देख लें. आर्टिकल 48A, यानी कि जो आप जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है स्टेट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट. है ना. तो देयर इज़ अ बेसिकली एक
DPSP है ये, स्टेट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट इन फॉरेस्ट। आर्टिकल 51A का G यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, है ना, उसमें एक आता है कि सिटीजन्स ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो एक तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी आ गया, और दूसरा हमने वहाँ पे भी देख लिया कि DPSP भी है ना, यानी कि DPSP भी है। देन अगर आप देखें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इट्स लिंक टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑल्सो, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट बोला जाता है ना, राइट टू इन्वायरमेंट एंड ऑल। तो ये भी एक तरीके से आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट बना दिया गया एक तरीके से, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 अगर आप देखोगे तो इट वाज फर्स्ट टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सैक्रेड ग्रुप्स एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है उसमें आप देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में सैक्रेड ग्रुप्स को लिया गया है, तो ये भी आप एक चीज़ है जो कि याद रख सकते हैं। इसके अलावा इट इनेबल्स द स्टेट टू डिक्लेयर ग्रूव्स एज सेंचुरीज विद लीगल प्रोटेक्शन, तो ग्रूव्स को सेंचुरीज के रूप में भी स्टेट्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एंड गेट लीगल प्रोटेक्शन फॉर देम। तो ये आप याद रखिएगा, दिस आर समथिंग इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगा तो आप बोलेंगे तो मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। आई हैव स्पेशली डिजाइन दीज नोट्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये जो न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री की नई योजना के रिगार्डिंग है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट एंड ये कवर करेगी लगभग 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को अक्रॉस 11 डिपार्टमेंट्स। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है इट विल बी कवरिंग 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स and the launch timeline is basically it will start from 2025 अक्टूबर, यानी कि रबी सीजन में है जो कि ये स्टार्ट होने वाली है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रबी सीजन, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। लगभग 24,000 करोड़ 6 सालों के लिए एनुअल आउटले निकाला गया है एंड इट इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय नीति आयोग एक्सपिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर लिया था ना नीति आयोग ने, उसी से इंस्पायर होकर के ये स्कीम स्टार्ट की गई है, धन धान्य कृषि योजना। बेसिकली इट विल एड्रेस द प्रोडक्टिविटी डिस्पैरिटी बिटवीन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द स्टेट्स। जो प्रोडक्टिविटी की डिस्पैरिटी है, मतलब कि सपोज करो MP में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है लेकिन सपोज करो बिहार में कम हो रही है या किसी दूसरे स्टेट में कम हो रही है, तो उस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए इस स्कीम को लाया गया। इट विल प्रमोट हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इट विल ऐड वैल्यू टू द एग्रीकल्चर एंड लीड सेक्टर, लोकल लाइवलीहुड को बढ़ावा मिलेगा और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देगा। अब कौन कौन सी स्कीम्स है जो कि इसके अंदर मर्ज हो जाएंगी, तो जैसे PM किसान है जिसमें आप सबको पता है 6,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है ना। जैसे इसके अलावा रेलिवेंट स्टेट की जो स्कीम्स थी उनको भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये भी आप एक चीज़ है जो याद रख सकते हैं। एंड 100 डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली सेलेक्ट किए जाएंगे पहले, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनमें लो प्रोडक्टिविटी है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और लो क्रेडिट डिसबर्समेंट है, ठीक है ना। एंड डिस्ट्रिक्ट प्लान्स जो हैं वो बनाए जाएंगे फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फॉर वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। इसमें 117 की इंडिकेटर्स हैं जिनको कि मॉनिटर किया जाएगा रेगुलरली एंड ये मंथली बेसिस पे रेगुलेट होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, याद रखिएगा 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को मर्ज कर दिया जाएगा इसके अंतर्गत। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉर, इसराइल ने लॉन्च किया ड्रोर 1। व्हाट इज दिस ड्रॉर 1, तो ये भी देख लेते हैं। ड्रॉर 1 इज इजराइल्स फर्स्ट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड एंड डोमेस्टिकली बिल्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो याद रखिएगा ड्रॉर 1 जो है इट इज फर्स्ट इजराइल की पहली फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड एंड डोमेस्टिकली बिल्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 2025 में इसको केप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट में। इट्स अ स्ट्रेटेजिक लीप इन इजराइल स्पेस एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रॉर 1 की अगर हम बात करें तो इट्स अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी आपको पता है ना कहाँ पे रहती है, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर रहती है ये। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस कवरेज ओवर इजराइल एंड नियर बाय रीजन एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। 15 साल का इसका मिशन है। ये आप याद रखिएगा ड्रॉर 1। अगर आपसे पूछो ड्रॉर किसका है तो लॉन्च बेसिकली ये आपके इजराइल का है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, जियो स्टेशनरी जो होती है उनका यूज़ क्या होता है, बेसिकली इन सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है ना, एक कम्युनिकेशन और टीवी नेटवर्क में जो यूज़ होती है वो वाली सैटेलाइट्स होती हैं, तो याद रखिएगा इनको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखते हैं यूएन की SDG रिपोर्ट 2025 के बारे में। तो यूएन यूनाइटेड नेशंस की SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025 जो है वो रिलीज़ की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
35% of the measurable targets across 14 of 17 SDGs have stalled or reversed. यानी कि जो 35% measurable targets थे इन 14 ऑफ द 17 SDG टारगेट्स, मतलब देखो 17 टारगेट्स थे टोटल, टोटल 17 गोल्स थे, 17 गोल्स के अंदर अलग अलग टारगेट्स थे, है ना। 17 गोल्स के अंदर जो 35% टारगेट्स हैं आउट ऑफ 14 गोल्स, वो या तो पीछे हो गए हैं, या तो रिवर्स हो गए हैं, या तो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो जैसे SDG 2 जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, वो है जीरो हंगर। SDG 4 है क्वालिटी एजुकेशन। SDG 6 है क्लीन वाटर सैनिटेशन। SDG 8 है डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ। SDG 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। तो इन सारे में तो हमने बहुत ज़्यादा पीछे पिछड़ गए हैं, मतलब आगे होने को जब हम पिछड़ते जा रहे हैं। हंगर में भी हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्वालिटी क्लीन वाटर सैनिटेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 6 डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी घटने के बजाय बढ़ने लगी है, ठीक है। एंड SDGs के जो ये टारगेट्स हैं ऑफ ट्रैक चल रहे हैं, मतलब ऑफ ट्रैक मतलब कि सही नहीं चल रहे हैं। जो दूसरे गोल्स अफेक्ट हुए हैं वो है गोल 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन वाला, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर, एंड गोल 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली बात है, पीस तो है ही नहीं, इतने सारे वॉर शुरू हो गए। 9.1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड इन 2023। अब आप देख सकते हैं कि 9.1% जो पॉपुलेशन है ग्लोबल, वो अंडर नरिश्ड रही है 2023 में, एंड इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2019। 2019 में अगर हम देखें तो 7.5% थी अंडर नरिश्ड। ये जो हंगर वाला अपन देख रहे थे ना, वो ये को यहाँ से आता है। हाईएस्ट जो हंगर रेट है वो अफ्रीका में है, स्पेशली अफ्रीका के सब सहारन रीजन में, जो आपका ये मालावी और ये सब वाली कंट्रीज है ना, सब सहारन, उनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ऑल। एंड सबसे ज़्यादा अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जो है वो सदर्न एशिया में है, साउथ एशिया में है, ठीक है ना, इंडिया वाला रीजन जो है। एंड फूड प्राइसेस जो हैं वो भी हाई रही हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। वहीं पे अगर हम देखें तो जो SDG 8 है, यानी कि उसके टारगेट्स जो हैं इकोनॉमिक एंड लेबर मार्केट ट्रेंड्स के, तो वो हमारे स्टैगनेंट है ना। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है ना। लेकिन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है कि जो सोशल प्रोटेक्शन है वो नहीं मिल पा रही है। तो ये आप सबको पता है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस टू वर्क है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की बात करें तो मरीन पॉल्यूशन बढ़ा है, जो आर्टिकल अपन बोल रहे थे SDG 14 इफेक्ट हुआ है लाइफ बिलो वाटर, उसका रीजन है कि ओवर फिशिंग, मरीन पॉल्यूशन काफ़ी बड़ा है। एंड इस ये लीस्ट फंडेड SDG है, मतलब ग्लोबली इसमें सबसे कम फंडिंग दी गई है स्टेट्स कंट्रीज़ के द्वारा। SDG 3 की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी में, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिली है। हेल्थ सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो हॉटेस्ट एवर ईयर था। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जो कि यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किए हैं SDG रिपोर्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं 2025 OECD FAO एग्रीकल्चरल आउटलुक। तो यहाँ पे ग्लोबल सीरियल यूज शिफ्ट, जो यहाँ पे एक रिपोर्ट है OECD FAO। OECD आप सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, एंड दूसरा आपको पता होगा ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली दिस इज योर रिपोर्ट, एग्रीकल्चरल आउटलुक रिपोर्ट। तो ये दोनों निकालते हैं। तो इसमें कुछ कुछ बातें कही गई, कह रहे हैं कि बाय 2034 ओनली 40% ऑफ सेरल्स विल बी यूज्ड फॉर ह्यूमन फूड। एंड ये पहले कह रहे हैं कि केवल 40% सेरल्स यूज होंगे फूड के लिए, रेस्ट जो है वो बायोफ्यूल और इंडस्ट्रियल यूज में आ जाएगा, ठीक है ना। बायोफ्यूल इंडस्ट्रियल यूज 27% रहेगा, और एनिमल फीड जो रहेगा वो 33% हो जाएगा। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज्ड कंपटीशन बिटवीन फूड, फीड एंड फ्यूल। ये तीन चीज़ों में बेसिकली इनका कहना है कि कंपटीशन बढ़ेगा। एक तो फूड जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, एक तो फीड जो कि एनिमल कंजम्पशन के लिए है, और एक तीसरा जो है वो है आपका द थर्ड वन इज योर फ्यूल, जो कि ऑब्वियसली बात है बायोफ्यूल के रूप में आप यूज़ करेंगे। तो द कंपटीशन बिटवीन विल बी बिटवीन फूड, फीड एंड फ्यूल सेक्टर्स। बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ती जा रही है, बायोफ्यूल कंजम्पशन जो है ग्रो कर रहा है 0.9% एनुअली हर साल। इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आर बेसिकली लीडिंग, विल लीड द ग्रोथ एंड ऑल, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड एडवांस्ड बायोफ्यूल्स का भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए हम फूड बेस्ड सीरियल्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग बायोफ्यूल्स एंड ऑल।
तो बायोफ्यूल्स में आप सबको पता है ना कि मेज राइस इनका भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द बायोफ्यूल्स। तो फूड बेस्ड बायोफ्यूल्स भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जहाँ से हम देखेंगे। इसके अलावा ग्लोबल डिमांड जो मीट डेयरी एग्स की है वो भी राइज कर रही है, इस कारण से फीड की डिमांड भी बढ़ेगी। तो फूड फीड एंड फ्यूल में जो है कंपटीशन शुरू होगा। बेसिकली दैट इज व्हाट हैज बीन देयर। अगला टॉपिक है यूके लोअर्स द वोटिंग एज टू 16। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। यूनाइटेड किंगडम ने वोटिंग की एज रिड्यूस कर दी है फ्रॉम 16 ईयर्स टू 16, फ्रॉम 18 ईयर्स टू 16 ईयर्स। दे विल रिड्यूस सॉरी, एज विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 18 टू 16 स्टार्टिंग द 2019 टू 29 जनरल इलेक्शन। 2029 के जनरल इलेक्शंस में बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दे विल रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 18 टू 16। And it aligns UK-wide election with Scotland and Wales, where 16 and 17-year-olds already vote. तो स्कॉटलैंड और वेल्स में ऑलरेडी 16 और 17 साल के लोग वोटिंग कर रहे हैं, तो यूके को भी उन्हीं से अलाई कर लिया गया है। एंड इट फुलफिल्स द लेबर पार्टी मैनिफेस्टो प्रॉमिस ऑल्सो। उनका ये कहना था कि लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा था कि हम यूथ के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे पॉलिटिक्स में। इट बेसिकली इज एम्ड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द यूथ पार्टिसिपेशन एंड इनहेंस द डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। इट ऑल्सो रिस्टोर्स द पब्लिक ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिक ट्रस्ट भी बढ़ेगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर। अब देखो होगा क्या कि यूके जो है इट विल यूके इशूड बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड वोटर आईडी। तो यूके के जो इशूड बैंक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं दे विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड वोटर आईडी। बैंक कार्ड्स आर वाइडली हेल्ड एंड इशूड आफ्टर आइडेंटिटी चेक्स। दे आर सीन एज अ सिक्योर एंड एक्सेसिबल अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल आईडीज। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल आईडी की जगह आप डेबिट क्रेडिट कार्ड भी दिखा दो ना, तो आपको बहुत मतलब ठोक बजा के ही मिलता है। It will also reduce voter impersonation, removing the ID related voting barriers. तो ID related barriers भी आप हटा रहे हैं, तो वो उसमें भी impersonation की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। Digital voter registration certificates basically introduction of digital voter authority certificates जो है ये भी बनाया जाएगा। ठीक है, डिजिटल वोटर अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स। इट विल कट द प्रिंटिंग कॉस्ट एंड ऑल। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो यूके करने वाला है, बट मेनली है एज रिड्यूस करना। तो आप ये याद रखना कि कौन सी कंट्री ने किया है, पूछा जा सकता है। गुजरात लॉन्चेस ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव, आज की ही न्यूज़ है। गुजरात ने लॉन्च किया है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव। इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फोकस्ड सोली ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो पहला स्टेट बन गया है गुजरात भारत का जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, विच इज़ फोकसिंग सोलली ऑन द ट्राइबल कम्युनिटीज़। इनका नाम है, बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है क्रिएशन ऑफ रेफरेंस जीनोम डेटाबेस फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC। एंड 2025-26 फंड्स जो हैं स्टेट बजट के अंदर इसको दिए जाएंगे। बेसिकली व्हाट देयर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर अर्ली इन द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटरमाइन करना। कुछ कंडीशन जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी कैंसर्स। इट इनेबल्स टाइमली एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस एंड ऑल। तो ट्राइबल हेल्थ के लिए तरफ ये बहुत बड़ा कदम है जो कि बढ़ाया जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इट विल सीक्वेंस जीनोम्स ऑफ नियरली 2000 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज़। कितने इंडिविजुअल्स की सीक्वेंसिंग होगी? तो 2000 इंडिविजुअल्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के उनके जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा। It will cover 17 districts across Gujarat. It aims to build a comprehensive genetic database. Main aim क्या है? Comprehensive genetic database बनाना। तो जेनेटिक डेटाबेस बनाना मेन एम है, याद रखिएगा। इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं फ्यूचर में भी, है ना। जैसे कोई ट्राइब अगर जैसे अगर एक्सटिंक्शन के कगार पे है तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें की जा सकती हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप याद रखिएगा, अच्छी चीज़ है, मेनली हेल्थ रिलेटेड है। बाकी सारे एडवांटेज तो सेकेंडरी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। सेनेगल डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्रैकोमा बाय WHO। तो सेनेगल आप सबको पता है अफ्रीका की एक कंट्री है, एंड इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ ट्रैकोमा बाय WHO। लेट मी शो यू द मैप ऑफ सेनेगल। लेट मी ओपन द मैप। मैं 2 सेकंड दीजिएगा, थोड़ा ये ओपन होने में टाइम लगता है इसको। ठीक है, हाँ, तो आपको सेनेगल का मैप दिखा देता हूँ मैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दिस इज लाइन का फेस जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा।
सेनेगल का मैप आप देख सकते हैं। ऊपर आपको मॉरिटानिया दिख रही है, साइड में आपको इधर साइड, इसको भी क्या करें अपन बाद में देखते हैं ना। विजिट कर देते हैं चलो। ऊपर आपको मॉरिटानिया दिख रहा होगा, देन यहाँ पे आपको माली दिख रहा होगा। सेनेगल है ही आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज, मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, नीचे आपको गिनी और गिनी बिस्सू है ना। तो ये चार कंट्रीज हो गए। कौन कौन सी? ऊपर मॉरिटानिया, देन आपका ईस्ट में माली, देन साउथ में गिनी और गिनी बिस्सू। ठीक है। और यहाँ पे इसकी कैपिटल है डाकार, तो डाकार आप देख लीजिएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, सेंट लुइस आपका इंपॉर्टेंट है। एक और कंट्री है गाम्बिया, गाम्बिया भी आपको दिख रही है, छोटी सी कंट्री है गाम्बिया। बंजुल जहाँ की कैपिटल है, गिनी बिस्सू की कैपिटल है बिस्सू, और गिनी की कैपिटल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे गैम्बिया रिवर भी है जो फ्लो करती है अंदर। एंड ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। सेनेगल रिवर भी है, तो सेनेगल इज देयर। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब देख लेते हैं, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ट्रैकोमा फ्री। इसको ट्रैकोमा फ्री घोषित किया गया है। तो किसने घोषित किया है? WHO ने डिक्लेयर किया है। एंड देर इज नो पब्लिक इशू नाउ एज ट्रैकोमा इन सेनेगल। And Senegal has become the 25th country globally and ninth in Africa to achieve this milestone. Despite success, funding cuts threaten control of the other neglected tropical diseases. ट्रकोमा की अगर हम बात करें तो इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया से होती है जिसको हम बोलते हैं क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। याद रखिएगा, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ बैक्टीरियल डिसीज। पहले तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी नहीं है। तो इट्स अ क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंड इट्स कंडीजियस आई इन्फेक्शन। ट्रैकोमा कहाँ का इन्फेक्शन है? आई का इन्फेक्शन है। इट कॉज लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस. It affects mainly poor rural regions of in Africa, Asia, America, Australia, and Middle East. It causes blindness or visual impairment in approx 1.9 million people. तो आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा ज़्यादा हमको उसकी जर्नी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन किया था इन्होंने सेफ स्ट्रैटेजी का। सेफ स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली सेफ, एस इज़ फॉर सर्जरी फॉर एडवांस्ड डिसीज, एंटीबायोटिक्स मिली एजिथ्रोमाइसिन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, फेशियल क्लीनिनेस एजुकेशन दिया गया, एंड इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट किया गया। ठीक है ना। एंड एंटीबायोटिक्स वर डोनेटेड बाय फाइजर। फाइजर भी आपको पता होगा, इंटरनेशनल ट्रैकोमा इनिशिएटिव के अंदर फाइजर ने काफ़ी सारी यहाँ पे वैक्सीन भी दी थी, तो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। लार्जेस्ट ब्लैक होल मर्जर इज नाउ ऑन द लाइन। यहाँ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है लार्जेस्ट ब्लैक होल कोलिजन एवर डिटेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स एक्चुअली में डिटेक्ट ही तब होती हैं जब कोई दो बड़े मासेस आपस में कोलाइड करते हैं या मर्ज कर रहे हैं। तो जैसे ब्लैक होल कोलिजन या ब्लैक होल का जो मर्जर है, ये अपने आप में बहुत बड़े मासेस का मर्जर है। तो फॉर दैट रीजन ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं फिर उसमें आपको दिखाई देती हैं। Now this event challenges the existing theories of black hole formation and enriches the अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करें अगर हम, क्या होता है, तो दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम। ये तो आपको पता है ना, रिपल्स होते हैं जो स्पेस टाइम में बन जाते हैं। और ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स मोशन में कोलाइड करते हैं उसके बाद ये बनते हैं। दे प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टीन इन 1915, फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015। पहली बार 2015 में डिटेक्ट हुए, आइंस्टीन ने 1915 में डिटेक्ट कर लिया था। एंड इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम लिगो, जिसको हम बोलते हैं ना, लिगो ऑब्जर्वेटरी भी हमने बनाई गई है ना। तो देखेंगे आगे क्या होता है ये। तो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड है इस मर्जर का। 140 सोलर मासेस की है एक ब्लैक होल, और दूसरी है 100 सोलर मासेस की ब्लैक होल है। एंड दे आर फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल ब्लैक होल ऑफ 225 सोलर मासेस व्हिच इज द लार्जेस्ट एवर ऑब्जर्व। एंड पहले मर्जर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 80 और 65 का, 100 और 150 140 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लिगो जो ऑब्जर्वेटरी है वो आपकी यूएसए में है, वर्गो ऑब्जर्वेटरी आपकी इटली में है, कागरा आपकी जापान में है, और इंडिया में भी एक लीगो ऑब्जर्वेटरी है जो कि महाराष्ट्र के थेनी में अंडर डेवलपमेंट में, एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल बाय 2030। तो आप देख सकते हैं इंडिया में भी महाराष्ट्र में बनेगी एंड लीगो ऑब्जर्वेटरी। वैसे लीगो यूएसए में है, वर्गो इटली में है, कागड़ा
जापान में है, जिसको हम एलवी के कोलैबोरेशन बोलते हैं। जो डिस्कवरी होती है हुई है वो एलवी के कोलैबोरेशन से हुई है। तीनों ये ग्रेविटेशनल वेव्स को ही डिटेक्ट करते रहते हैं ये लोग, तो याद रखिएगा। अफ्रीकाज वेटलैंड्स फेस क्रिटिकल डिग्रेडेशन चैलेंजेस। जो हम ये बोलते हैं ना कि अफ्रीका के वेटलैंड्स में डिग्रेडेशन चैलेंज है, तो मतलब सारे वेटलैंड्स की हम बात करें, लगभग सारे वेटलैंड्स ही वहाँ पे जो हैं वो डिग्रेडेशन झेल रहे हैं। क्राइसिस जो है वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम 2025 की ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट देखें तो उसमें कहा गया है कि जो अर्बनाइजेशन है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो प्राइमरी कॉजेज हैं इस डिक्लाइन का। जो वेटलैंड्स हैं वो डिक्लाइन होने का मेन कॉज क्या है, वहाँ पे बढ़ रहा अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं, क्योंकि वो फूड, वाटर, डिजास्टर प्रोटेक्शन भी करते हैं, फ्लड से बचाते हैं, ड्रॉट की कंडीशन में पानी देते हैं वेटलैंड्स, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो वेटलैंड्स प्रोटेक्ट करते हैं, फूड वाटर तो देते ही देते हैं, डिजास्टर प्रोटेक्शन में भी काम आते हैं। एंड बेसिकली उन पे थ्रेट है, इसका मतलब है कि इट इज़ अ थ्रेट टू इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड एंड ऑल। अफ्रीकन वेटलैंड्स की अगर हम बात करें तो दे आर बेसिकली अमंग द मोस्ट डिग्रेडेड ग्लोबली। इनफैक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था ना, ये कौन सी नदी है अफ्रीका की जो बिल्कुल खत्म हो रही है एंड ऑल, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं। ये वेटलैंड ही तो है, नदी भी तो एक तरीके का वेटलैंड ही है यार, और क्या है। तो अब याद रखिएगा, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन अफ्रीका। मैं आपको कुछ वेटलैंड्स की बात कर दूं, जैसे साउथ अफ्रीका के वेटलैंड है सेंट लूसिया वेटलैंड, ओकावांगो डेल्टा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने नाम लिखे हैं पूरे प्रॉपर, तो आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ नीचे देखो, ओकावांगा डेल्टा बोत्सवाना में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सड वेटलैंड साउथ सूडान में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड है। काफुई फ्लैट जाम्बिया में है। इनर इन नाइगर डेल्टा माली में है। सेंट लूसिया वेटलैंड पार्क साउथ अफ्रीका में है। बारोटसे फ्लड प्लेन जाम्बिया में है। लेक चैड वेटलैंड जो है दे आर श्रिंकिंग ड्यू टू ओवर यूजन क्लाइमेट। देखो लेक चैड भी जो है वो श्रिंक कर रही है, देखो लिखा भी है ना। तो आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के नाम भी मैंने लिखे हैं, ओकावांगा, चैड एंड ऑल, ये सारे लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा, देखो मैं न्यूज़ एनालिसिस कर नहीं रहा था बीच में भी, पिछले 15-20 दिनों में। उसका कोई रीज़न नहीं दे सकता मैं, आप लोग को देना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत बार रीज़न दे चुका हूँ और बहुत बार आपको फेल कर चुका हूँ। सो फॉर दैट रीज़न मैं रीज़न नहीं दूंगा। बट जब बीच में चला, आपको पता है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के बारे में भी आया, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो पायलट्स थे उन इनमें से एक पायलट था, उनकी उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं था, ये भी हमने देखा, है ना। तो थोड़ा सा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बारे में आपको बता दूं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इट इज़ फॉर्म्ड टू सेपरेट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द रेगुलेशन। मतलब पहले सारा काम DGCA ही करता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही करता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। लेकिन अब उन्होंने बोला कि भाई रेगुलेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग काम है, तो इन्वेस्टिगेशन को अलग करके AAIB बना दिया, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बना दिया। अब ये एक्सीडेंट इन्वॉल्व, जब ये तब इन्वॉल्व होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट 2250 किलोग्राम से ज़्यादा हो या टर्बोजेट एयरक्राफ्ट हो, ठीक है ना। बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सीडेंट्स, है ना, नॉट असाइन ब्लेम्स और लीगल लाइबिलिटी एंड ऑल। अब प्रोसेस में क्या किया, इमीडिएट साइट विजिट की गई AAIB इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा, कलेक्शन ऑफ द पेरिशेबल एविडेंसेस एंड रिकवरी ऑफ द ब्लैक बॉक्सेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता, ये ऑरेंज कलर का होता है। CVR यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कोलैबोरेट ऑब्वियसली बात है DGCA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करते हैं ये। And AAIB has unrestricted access to relevant data without prior government or judicial clearances and all। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक बॉक्स से उन्होंने CVR और FDR, ये दोनों जरूर याद रखना, इस बार क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक बॉक्स में क्या क्या है, CVR FDR। CVR आपका क्या है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और FDR क्या है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, दैट दे आर समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एयर इंडिया में जो मेन था इशू था वो इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच में था। एंड उन्होंने ये कहा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कि रन से कट ऑफ स्टेज में ला दिया गया था उसके स्विच को, जिस कारण से इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, लॉस ऑफ इंजन पावर था, और दोनों के दोनों इंजन फेल हो गए, है ना। तो दैट वाज द मेन रीजन फॉर दैट, ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। जेनेटिक एनालिसिस ऑफ राइनो इन असम। तो असम में जेनेटिक एनालिसिस हो रहा है राइनो का। बात कर लेते हैं क्या है भैया ये। तो लगभग 2573 राइनो बॉर्न सैंपल्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं, एंड दे हैव बीन रीपैकेज्ड फॉर DNA टेस्टिंग। यार एक फोटोग्राफ मेरे को और आपको दिखानी थी, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं आई।
लेट मी सी दैट। एक न्यूज़ पहले आपको दिखानी थी, उसमें मैंने एक फोटोग्राफ अलग की हुई थी। फ्रॉम 41 पेज पे आ जाएंगे दोबारा। ये थी यार, इट्स टुडेज फोटो फ्रॉम द हिंदू। कुछ इंडेंजर्ड इंडियन रिवर स्पीशीज हैं, उनसे जूम कॉल किया गया। इंडेंजर्ड इंडियन स्पीशीज हैं, तो घड़ियाल ने कहा है कि गाइस माय स्पीशीज इज फाइनली सीइंग अ पॉपुलेशन सर्ज थैंक्स टू सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो घड़ियाल के नंबर बढ़ रहे हैं, हालांकि घड़ियाल भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आई थिंक। Then red-crowned roofed turtle. 20 of us has been radio tagged and released into the Ganga to repopulate our former range. तो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, इसके भी इसमें 20 रेडियो टैग करके इनको गंगा में छोड़ा गया है ताकि इनके नंबर को बढ़ाया जा सके। देन गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन बेसिकली पहला सेंसस हुआ है एंड पॉपुलेशन है 6327 गैंजेटिक डॉल्फिन की। एंड इंडस डॉल्फिन ऑल्सो, इनका भी सेंसस किया गया है इंडिया में, और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन 3 है। तो उसने कहा है प्लीज़ डोंट आस्क मी टू शो माय फेस। तो इंडस डॉल्फिन के नंबर काफ़ी कम है, तो दे आर समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ये फोटोग्राफ मुझे बतानी थी, आई होप पता नहीं कैसे मिस हो गई थी ये। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर एनालिसिस। जहाँ पे हम थे वहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर, नॉट 2-3 मिनट्स, 1 मिनट। ओके, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ राइनो इन असम। तो राइनो बेसिकली यहाँ पे राइनो हॉर्न जेनेटिक एनालिसिस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है असम में। वन हॉर्न राइनोसरस वैसे ही बहुत फेमस है, काजीरंगा, मानस, ये सब आपको पता होगा असम में। तो वहीं पे राइनो बॉर्न सैंपल्स जो कलेक्ट किए जाएंगे एंड दे विल बी रीपैकेज्ड फॉर डीएनए टेस्टिंग। इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिकली रोडिस इंडिया, यानी कि राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम प्रोग्राम बनाया जा रहा है इंडिया का, राइनो डीएनए इंडेक्स सिस्टम। इट एम्स टू सपोर्ट राइनो कंजर्वेशन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग राइनो पोचिंग। तो राइनो पोचिंग से इन्वेस्टिगेशन, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन है उनमें, और राइनो के कंजर्वेशन के लिए भी ये बेसिकली डीएनए इंडेक्स सिस्टम बनाया गया है इनिशिएटिव। उसी के अंदर ये जेनेटिक सैम्पलिंग भी की जा रही है। ठीक है, असम ने डिस्ट्रॉय किए थे लगभग 2479 राइनो हॉर्न्स स्टोर्ड इन ट्रेजरीज, symbolic step to fight illegal wildlife trade and poaching. Samples were taken from some horns before destruction of scientific research, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क में ये सैंपल वेरिफिकेशन रीपैकेजिंग की गई है। हॉर्न सैंपल्स वेरीफाई, सेग्रीगेट और रीपैकेज किए गए हैं इनटू वायल्स एंड दे आर हैंडल्ड अंडर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन। उनके हॉर्न्स के सैंपल लेके बेसिकली उसी का डीएनए डेटाबेस बनाया जाएगा। गोल बेसिकली यही है कि एक तो जो भी उसमें डिसीजेज हैं उनके जेनेटिक वेरिएशन को ट्रैक करना, ब्रीडिंग हेल्थ, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, ऑल दिस थिंग्स विल बी मेजर्ड अंडर दैट। ठीक है ना, और इट इज़ बेसिकली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ राइनोज इन असम। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडियाज़ फॉरेस्ट लैंड डिवीजन स्पार्क्स लीगल कंट्रोवर्सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियाज़ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन्स स्पार्क लीगल कंट्रोवर्सी। फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन मतलब क्या है। फॉरेस्ट लैंड का यूज़ किसी दूसरे काम में करना, ठीक है ना। जैसे कि मेजर लैंड क्लियरेंस जो होता है बेसिकली वो अप्रूव किया गया है अभी फॉर दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट, मतलब सॉरी इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स ऑफ दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट। तो लगभग फरवरी से जून 2025 के बीच में अगर आप देखें तो 8,518 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड, 8,518 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड विल बी बेसिकली डन अंडर दैट। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे बेसिकली ये जो अप्रूवल दिया वो REC, FAC, NBWL इन्हीं लोगों ने दिया है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो वैसे भी आप सबको पता है, एक इसमें एक दो रिपोर्ट्स याद रखना, जस्ट फॉरेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वर्जीनियस ज़ाज़ा रिपोर्ट है। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट रिपोर्ट, वर्जीनियस ज़ाज़ा रिपोर्ट। ठीक है ना, तो ये 2006 के फॉरेस्ट जो एक्ट था उसके रिगार्डिंग आया था। उसमें बताया गया कि किस तरीके से फॉरेस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी कुछ नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन एंड ऑल।
एंड द क्लियरेंस है वो प्रोटेक्टेड एरियाज में, लीगली सेफगार्ड फॉरेस्ट में, एंड इट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, स्पेशली जो 1996 का गोडा वर्मन जजमेंट है। गोडा वर्मन का जजमेंट सबसे ज़्यादा फेमस है, वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शंस के लिए था। एंड अगर आप बेसिकली इसी तरीके से डाइवर्जन करते रहे तो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन तो छोड़ो, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एंड इट रेजेस द कंसर्न्स अबाउट एडिक्वेट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स एज वेल। कौन सी कैटेगरी के फॉरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट, रेवेन्यू फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट बेसिकली विच आर अंडर देयर। वहीं पे अगर हम 2023 के कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इट एग्जेम्प्ट्स अनरिकॉर्डेड एंड डीम्ड फॉरेस्ट फ्रॉम एक्ट प्रोटेक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट किया गया है 2023 में, जो कि एग्जेम्प्ट करता है अनरिकॉर्डेड और डीम्ड फॉरेस्ट को फ्रॉम द एक्ट प्रोटेक्शन. It is a loophole which has been created by the amendment and has enabled clearances in previous protected areas, and it raises alarms about erosion of long standing conservation safeguards. तो बहुत बड़ा एक ये लूप होल है जो कि छोड़ दिया गया है, अनरिकॉर्डेड और डीम्ड फॉरेस्ट को एक्ट के प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 के माध्यम से, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और ये थ्रेटन करेगा बायोडाइवर्सिटी को, कार्बन सिंक को, ट्राइबल, इन सारी चीज़ों को, और वायलेट करेगा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को भी, है ना। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव को भी एक तरीके से ये वायलेट कर रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। कैरेकल साइटिंग इन मध्य प्रदेश। कैरेकल फोटोग्राफ किया गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, फर्स्ट कंफर्म साइटिंग है 20 ईयर्स में। तो थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं भैया ये कैरेकल दिखता कैसे, तो लेट मी शो यू दैट कैराकल। तो आप देख सकते हैं ये कैट की आई थिंक स्पीशीज है, मीडियम साइज वाइल्ड कैट है। वैसे ये नेटिव है टू अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड एरिड एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। बट ये मध्य प्रदेश में इसकी साइटिंग हुई है। इट्स अ कार्निवोर, टिपिकली प्रेज अपॉन बर्ड्स, रॉडेंट्स एंड अदर स्मॉल मैमल्स। तो बर्ड, रॉडेंट एंड मैमल्स पे होती है, 3 मीटर तक की ये जंप भी ले सकती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। कैरेकल फोटोग्राफ हुआ है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट कंफर्म्ड साइटिंग इन 20 ईयर्स इन द स्टेट, ठीक है ना। डिटेक्टेड ड्यूरिंग द वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग अंडर प्रोजेक्ट चीता एंड साइटेड इन द गोला बावड़ी बीट वेस्ट रेंज है सेंचुरी की, मतलब ये आपके गांधी सागर की, वहाँ पे इसको देखा गया है मध्य प्रदेश में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें तो 2023 में स्टार्ट हुआ टू मॉनिटर चीता, प्रे स्पीशीज एंड प्रेडेटर्स एज वेल। इसमें कैमरा ट्रैप्स, चीता क्लोज नेचुरल एरियाज का यूज़ किया जाता है। इट रिस्टोर, एम है, ऑब्जेक्टिव है टू रिस्टोर द हैबिटेट एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली गांधी सागर एरिया में। कैरेकल इमेजेस जो हैं देवर अनएक्सपेक्टेड बट ए सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। कैरेकल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट नेटिव टू अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशियन इंडिया, नोन फॉर इट्स ब्लैक टफ्टेड ईयर। नॉक्टर्नल होती हैं, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कई बार, पूछता ना जैसे कि ये नॉक्टर्नल है क्या है, तो ये याद रखिएगा कि भैया नॉक्टर्नल है यानी कि रात में जगती है और दिन में सोती है। दिन में पता नहीं सोती कि नहीं सोती, रात में तो जगती है। सॉलिटरी हंटिंग बिहेवियर होता है, अकेले हंट करती हैं, है ना। एंड देयर एबिलिटी टू लीप एंड कैच बर्ड्स मिड एयर, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 मीटर तक की उनकी जंप हो सकती है। दे प्रेफर ड्राई स्क्रब लैंड्स, सेमी एरिड जोन्स एंड मॉइस्ट वुडलैंड्स, थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन इंक्रोचमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दे आर थ्रेटेंड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंतर्गत आती हैं। प्रोटेक्टेड स्टेटस मैंडेट्स स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन ऑल्सो, तो स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन किया जाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कैरेकल के बारे में आपको पता चल गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव मार्केट। इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स मार्केट, लॉन्च ऑफ वेदर डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव मार्केट लॉन्च हुआ है 2025 में। इट इज़ लेड बाय NCDEX इन कोलैबोरेशन विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ NCDEX ने मिलकर के किया है। एम्ड एट मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क एंड सपोर्टिंग वेदर सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो वेदर सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनको बेसिकली मैनेज करने के लिए है। वेदर डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर बेस्ड ऑन द वेदर वेरिएबल, जो कि टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोफॉल, विंड स्पीड पे बेस्ड रहेंगे। प्रोवाइड इनकम स्टेबिलिटी बाय हेजिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट वेदर रिलेटेड रिस्क। हेजिंग का मतलब पता है ना, हेजिंग का मतलब याद रखना, लॉस को कम करने की जो टेक्निक होती है उसको हेजिंग बोलते हैं। कुल मिलाकर के लॉस को कम करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं।
और बेसिकली इट प्रोवाइड्स इनकम स्टेबिलिटी बाय हेजिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट वेदर रिलेटेड रिस्क। तो वेदर रिलेटेड रिस्क से बचाता है। इंश्योरेंस नहीं है ये, दे डोंट रिक्वायर प्रूफ ऑफ लॉस, पे आउट्स आर बेस्ड ऑन मेजरेबल वेदर डेटा, मेजरेबल वेदर डेटा के बेसिस पे इसमें पे आउट होता है। इसमें ट्रेडिंग किस बेसिस पे होती है, तो ट्रेडिंग होती है यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे, रेनफॉल के बेसिस में, स्नोफॉल एंड विंड के बेसिस में, तो वेदर डेरिवेटिव उसी को बोलते हैं। एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स पे आउट बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वेदर आउटकम्स, नॉट डैमेज और लॉस, लॉस और डैमेज के बेसिस पे नहीं होता, बल्कि वेदर के न्यूमेरिकल वेदर आउटकम्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि रेनफॉल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, तो वो तब देगा पैसा आपको अगर रेनफॉल इज बिलो अ सेट थ्रेशोल्ड, अगर एक सेट थ्रेशोल्ड से कम की रेनफॉल हुई तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपने रेनफॉल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो। ठीक है, आईएमडी प्रोवाइड करेगा वेदर डेटा जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर डेरिवेटिव और इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन वेदर में चाहिए नहीं चाहिए, इंश्योरेंस में चाहिए, है ना। लॉस का वेरिफिकेशन में लॉस वॉस नहीं होता, इसमें सिंपल आप देखते हैं कि भैया बारिश ज़्यादा हुई कम हुई तो आपको पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा हुई तो नहीं हुई, ठीक है ना। तो इट इज़ बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, स्पेशली जो रेनफॉल और अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है मानसून की, उन सब से बचाने के लिए है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज लॉन्च। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज जो है वो लॉन्च किया गया है। याकतेन विलेज है जो कि पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में है, याकतेन विलेज। याद रखिएगा, द नेम इज याकतेन विलेज एंड इट इज लॉन्च, इट हैज बेसिकली इट इज़ इन पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम। तो याद रखिएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। इट हैज़ डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज, याकतेन विलेज in Pakyong district of Sikkim state. It has been declared as India's first digital nomad village. It is launched under the Nomad Sikkim project by Pakyong administration and NGO। वहाँ पे एक है सर्वहिताय, उसके अंतर्गत एक किया गया है। तो याद रखिएगा डिजिटल नोमैड विलेज, नाम याद रखिएगा याकतेन, पैक्योंग सिक्किम। WHO launches integrated guidelines on arboviral diseases। तो WHO ने पहली ग्लोबल गाइडलाइंस रिलीज की हैं आर्बोवायरल डिसीजेस के रिगार्डिंग। और ये आर्बोवायरल डिसीजेस कौन कौन से डिसीजेस हैं, बेसिकली जैसे डेंगी हो गया, चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, येलो फीवर हो गया। तो ये आर्बोवायरल डिसीजेस हैं कौन सी, बेसिकली ये वो डिसीजेस हैं जो एक स्पेशल काइंड ऑफ मॉस्किटो यानी कि एडीज एगिप्टी मॉस्किटो, मतलब वायरस से होती हैं, बट ये वायरस स्प्रेड होता है एडीज एगिप्टी मॉस्किटो से, है ना। तो एडीज एगिप्टी बेसिकली एडीज मॉस्किटो एडीज एगिप्टी के थ्रू जो होती है, इनको आर्बो वायरल डिसीज बोलते हैं। वायरस डिसीजेज होती हैं बट मॉस्किटो बाइट के थ्रू होती हैं। की सिम्टम्स इन सारी डिसीज में फीवर, जॉइंट पेन, रैश, यही सारे रहते हैं। को इन्फेक्शन रिस्क भी होता है, मल्टीपल वायरस साइमल्टेनियसली वो कर सकते हैं। दे कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड डेथ ऑल्सो इफ देयर इज नो प्रॉपर केयर एंड ऑल। तो ये इंटीग्रेटेड गाइडलाइंस जो है वो ज़रूरी थी, इंटीग्रेटेड गाइडलाइंस निकाली गई हैं। एंड डब्ल्यूएचओ ने इसमें बोला कि ओरल फ्लूइड्स का यूज़ करो, डिहाइड्रेशन को बचाओ, पैरासीटामोल और मेटामिजोल ले लो फॉर पेन एंड फीवर। NSAIDs यानी कि जैसे जो आइब्यूप्रोफेन है, एस्पिरिन है, इनको मत लो क्योंकि इसमें ब्लीडिंग रिस्क है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर माइल्ड इन्फेक्शंस। फोकस करो ऑन सिम्टम रिलीफ एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर अंडर दिस गाइडलाइंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, यहाँ पे तो वेट फॉर दैट, ओके। अफ्रीकाज फ्रेश वाटर फिश फेस एक्सटिंक्शन क्राइसिस। तो अफ्रीकन फ्रेश वाटर फिश जो है वो उसमें उसको एक्सटिंक्शन का क्राइसिस है। देख लेते हैं किसकी बात चल रही है। तो स्पीशीज़ को असेस किया गया है, 26% जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड है, मतलब लगभग सारी स्पीशीज़ ही इंडेंजर्ड है। 26% के आसपास स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रिपोर्ट के अंतर्गत। और मेन रीजन अफ्रीका में क्या है, हमने अभी वटलैंड भी देखे थे अफ्रीका में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मेन रीज़न है ओवर फिशिंग, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज एंड ऑल। तो इनमें क्या क्या रीजन है, मेनली रीजंस हैं ओवर फिशिंग, हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पीशीज एंड इट थ्रेटन्स द बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। क्यों खुल गया, वेदर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं थी, आगे जाना चाहिए अपने को। ठीक है, लेट्स सी अहेड।
यहाँ देखते हैं इको फ्रेंडली लोकस्ट कंट्रोल थ्रू फेरोमोन मैनिपुलेशन। नाउ दिस इज अगेन अ न्यूज़, द हिंदू में ही था ये। फेरोमोन के मैनिपुलेशन से लोकस्ट स्वाम्स को रोका जा सकता है। इको फ्रेंडली मेथड है लोकस्ट को रोकने के लिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं लोकस्ट स्वाम का इम्पैक्ट। पहले तो सीवियर आउटब्रेक हुआ ईस्ट अफ्रीका में, पाकिस्तान में और इंडिया में 2019-20 के टाइम पे। लगभग वर्स्ट था ये लोकस्ट का अटैक 25 सालों में। और स्वाम्स दे कैन ट्रेवल ओवर 150 किलोमीटर पर डे, लगभग 150 किलोमीटर प्रतिदिन ये स्वाम्स ट्रेवल कर रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। नाउ ये स्वार्मिंग मैकेनिज्म जो है वो लोकस्ट कैसे करते हैं, बेसिकली केमिकल सिग्नल्स जो कि ट्रिगर होते हैं पोस्ट फीडिंग, फीडिंग के बाद केमिकल सिग्नल्स को ये ट्रिगर करते हैं एंड ये ड्राइव होते हैं बाय फेरोमोन्स। पर्टिकुलरली एक 4VA फेरोमोन है, 4 विनाइल एनिजोल करके है फेरोमोन है, जो कि बेसिकली ये ट्रिगर करता है स्वार्मिंग को। फिर वहाँ से स्वार्मिंग शुरू होती है। मतलब जैसे ही जो उसके पीछे के पैर होते हैं ना लोकस्ट के, वहाँ से ये 4VA फेरोमोन वो फीड खाना खाने के बाद ट्रिगर करते हैं और वहाँ से फिर अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लोकस्ट को। इसलिए वो लेग रबिंग और सेरोटोनिन रिलीज एंड ऑल दीज थिंग्स है। इसी के बाद मास एग्रीगेशन का शुरू हो जाता है। नाउ उनका बेसिक ये है, इसी के थ्रू फेरोमोन कंट्रोल के थ्रू ही इनको रोकने की जो स्ट्रैटेजी है वो लाई जा रही है ना। तो याद रखिएगा बायोकेमिकल ये आपका मेथड के थ्रू इसको स्टॉप किया जाएगा, है ना। फॉर प्रिसाइज एक अप्रोच है, प्रिसाइज अप्रोच है, नॉन पेस्टिसाइड अप्रोच है। इसमें 4 नाइट्रोफिनॉल को बाइंड कर दिया जाएगा, ब्लॉक करेगा जो कि 4VA के प्रोडक्शन को। तो 4VA के प्रोडक्शन को रोकने के लिए बेसिकली ये किया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। लेट्स सी अदर न्यूज़ आर्टिकल्स एज वेल। So you can move ahead with me. You can move ahead with me here now. Let me open. 2 सेकंड देना मुझे आप लोग, प्लीज गिव मी 2 मिनट 1 मिनट टाइम। ओके सो अगला देखते हैं, न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट। तो इस स्पीशीज का नाम है लीरियोथेमिस अब्राहमी। याद रखिएगा, लीरियोथेमिस अब्राहमी इज द नेम ऑफ द स्पीशीज एंड इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स बाय ट्रावनकोर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये किसकी स्पीशीज है? ये स्पीशीज ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है। नाम मैंने आपको बता दिया, लीरियोथेमिस अब्राहमी, ठीक है ना। द प्रीवियसली इसको मिस आइडेंटिफाई कर दिया गया था एज लीरियोथेमिस फ्लावा, याद रखिएगा। एंड इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ अब्राहम सैमुअल हु वाज अ रिस्पेक्टेड ओडोंटोलॉजिस्ट, ओडोनेटोलॉजिस्ट फ्रॉम केरला। याद रखिएगा, अब्राहम सैमुअल वॉज ओडोनेटोलॉजिस्ट। थोड़ा सा मैं एक बार देख के आपको एग्जैक्ट बता दूं कि ये ओडोनेटोलॉजिस्ट होता है क्या, जो कीड़े मकोड़े पढ़ता है वही होता है क्या? Odontologist क्या होता है? बेसिकली साइंटिस्ट हु स्टडीज ओडोनेटा, एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट दैट इंक्लूड्स ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई जो होती हैं वो ओडोनेटा कैटेगरी में आती है। इट इज एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, है ना। ऑर्डर आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इंसेक्ट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उसमें जो ओडोनेटा को पढ़ते हैं वो अब्राहम सैमुअल थे, ओडोनेटोलॉजिस्ट थे। एंड बेसिकली दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लीरियोथेमिस अब्राहमी ओडोनेटा, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। इंडिया रिवाइजेज फ्लू गैस डीसल्फ्यूरेशन पॉलिसी फॉर पावर प्लांट्स। आप ये छोड़ दो, ये नहीं पूछेगा कोई आपसे, ठीक है, वो नहीं पूछने वाला। फोन टैपिंग लॉज एंड कोर्ट रूलिंग्स इन इंडिया, ये एक बार जरूर आपको बता देता हूँ। मेनली जो लॉज इन्वॉल्व हैं वो है इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो कि फ़ोन कॉल्स को कवर करता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कवर करता है। अब एक एक करके बता दूँ। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 टेलीग्राफ एक्ट का है, इट अलाउज इंटरसेप्शन ओनली इन केसेस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी, ground as sovereignty, security, friendly foreign relations, public order, preventing incitement to offences. It must comply with Article 19(2) of Constitution, reasonable restriction on free speech and privacy. दूसरा है कंट्रास्टिंग हाई कोर्ट जजमेंट की। अगर हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग जो है वो कहती है, इट हैज अपहेल्ड द फोन टैपिंग इन ₹2000 crore करप्शन केस।
It ruled economic offense can threaten public safety, justified interception due to scale of corruption. And वहीं पे मद्रास हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया गया था फोन टैपिंग इन 50 लाख ब्राइबरी केस एंड हेल्ड दैट टैक्स इवेजन इज नॉट अ पब्लिक इमरजेंसी, क्रिटिसाइज द प्रोसीजरल लैप्स इन ऑथराइजेशन. तो ये थोड़ा एक इशू है. सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड्स भी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल होम सेक्रेटरी, सेंटर या स्टेट का होम सेक्रेटरी कैन ऑथराइज द फोन टैपिंग. इट मस्ट वेरीफाई विद नो अल्टरनेटिव मींस को एग्जिस्ट. और ये भी बोलना पड़ेगा आपको, ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि कोई दूसरा अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है. एंड ऑथराइजेशन इज नॉन डेलीगेबल, मतलब आप डेलीगेट नहीं कर सकते बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे आप डेलीगेट भी नहीं कर सकते. रिव्यू कमिटी मस्ट वेट दी ऑर्डर विद इन 2 मंथ. फिर उसके बाद एक रिव्यू कमेटी जो है उस ऑर्डर को वेट करेगी 2 महीने के अंतर्गत. और उस रिव्यू कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे. इट इज़ फॉर प्रिवेंटिंग अब्यूज एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन राइट्स एंड ऑल. प्राइवेसी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में क्या है बेसिकली, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रॉडन किया है पब्लिक सेफ्टी को टू इंक्लूड लार्ज स्केल करप्शन. वहीं मद्रास हाई कोर्ट ने नैरो स्कोप लिया है जो कि स्ट्रिक्ट लीगल जस्टिफिकेशन की मांग करता है. डिजिटल एरा और इवॉल्विंग लॉज की अगर हम बात करें तो बेसिकली आईटी एक्ट 2000 गवर्न करता है इंटरसेप्शन ऑफ ईमेल, ऑनलाइन चैट, इनक्रिप्टेड मैसेजेस. कोर्ट एंड लेजिस्लेशन मस्ट अडैप्ट टू डिजिटल कम्युनिकेशन एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. ये चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं, जो मैंने अलग से ये जितनी बताई हैं वो आप याद रखेगा. FATF फ्लैग्स ई कॉमर्स इन टेरर फाइनेंसिंग रिस्क. तो FATF के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले, तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में फॉर्मेशन हुआ. G7 के द्वारा ये बनाया गया है. पेरिस में 1999, फ्रांस पेरिस में इसका फॉर्मेशन हुआ. इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है. मेन रोल है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. ये आप याद रख सकते हैं. मेन 2 काम याद रखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के. मॉनिटर करता है कंट्रीज़ का कंप्लायंस भी, जैसे ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इन सब में डालता रहता है ना. मेंबरशिप की बात करें तो 39 टोटल मेंबर्स हैं, जिनमें 37 तो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, USA, UK, चाइना एक्सेट्रा. 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें यूरोपियन कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC और यूरोपियन कमीशन आता है. इंडिया फुल मेंबर बना FATF का 2010 में. याद रखिएगा, इंडिया बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ FATF इन 2010. FATF ने अभी लगभग 40 रिकमेंडेशंस दिए हैं ग्लोबली फॉर प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, फॉर एड्रेसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब कि वेपनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए. है ना, ये सारा याद रखिएगा. FATF की वॉच लिस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रे लिस्ट है, दूसरी ब्लैक लिस्ट है. तो ये दोनों याद रखिएगा, वॉच लिस्ट में 2 हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट. आर्टिकल 326 की अगर हम बात करें बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन में, तो एक याद रखिएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चालू है बिहार में. 2025 में इनिशिएट किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. अलग अलग टाइप के रिवीजन होते हैं. एक स्पेशल रिवीजन होता है, कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है. एक इंटेंसिव रिवीजन होता है, दूसरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है. तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्टोरल पोल्स का, इलेक्टोरल रोल्स का, सॉरी. और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है. पर्पस इनका कहना है कि इलेक्टोरल रोल को हम अपडेट करेंगे अहेड ऑफ द बिहार स्टेट इलेक्शंस. कंट्रोवर्सीज में काफ़ी चालू हो गई कि अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि भैया आप डिसइनफ्रेंचाइजमेंट करेंगे, बहुत सारे लोगों को आप वोटर लिस्ट से हटा देंगे, नए वोटर्स को जोड़ देंगे. ये सारी चीज़ ऑब्वियस सी बात है. ECI ने कहा है कि भैया हमारा ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 326 के अंतर्गत है. अब आर्टिकल 326 क्या बोलता है? आर्टिकल 326 बोलता है भैया इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज. एडल्ट सफरेज मतलब क्या होता है कि जो लोग भी 18 साल से ऊपर की एज के हैं उन सभी को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो. ठीक है ना, तो याद रखेगा आर्टिकल 326 भी. डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? तो अगर आप रेसिडेंट नहीं है, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, अगर आप कन्विक्शन है आपको सर्टेन क्रिमिनल ऑफेंसेस में, या करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस आपने की हैं एज डिफाइंड बाय द लॉज, तो ये आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आर्टिकल 326 के अंदर ECI के पास ही पावर है कि वो मेंटेन कर सकता है फ्री फेयर एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल्स को, डुप्लीकेट डिसीज्ड को हटा सकता है, इनएलिजिबल एंट्रीज को हटा सकता है, न्यू एलिजिबल वोटर्स को ऐड कर सकता है. तो ये सारी उसके अंतर्गत पावर है. ठीक है ना. और SIR यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसका मेन एम क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूजन फ्रॉड फ्री इलेक्शन के लिए होता है. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कितने कितने तरीके के रिवीजन होते हैं. अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ गई है
इट इज एक्सेलरेटिंग इन 2025, रिकॉर्ड डेट है 9 जुलाई 2025 की। अर्थ कंप्लीटेड अ फुल रोटेशन 1.6 मिली सेकेंड शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड 24 आवर्स। तो 1.6 मिली सेकेंड शॉर्टर उन्होंने रोटेशन कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब है कि रोटेशन स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ गई है। शॉर्टेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड सिंस प्रिसाइज टाइम कीपिंग बिगैन। जब से टाइम कीपिंग चल रही है तो 9 जुलाई 2025 का सबसे शॉर्टेस्ट दिन था वर्ल्ड का, मतलब कभी तक का, क्योंकि 1.6 मिली सेकेंड पहले ही खत्म हो गया ये। अर्थ का रोटेशन वेरी क्यों करता है? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में अर्थ में जो डे की लेंथ है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स जो है मून का वो चेंज होता रहता है सीस्मिक एक्टिविटीज़ के कारण, एटमॉस्फेरिक ओशियनिक चेंजेस के कारण, टाइडल फोर्सेस के कारण, ये सारी चीज़ें हैं, याद रखेगा। ठीक है। इसके बाद 9 जुलाई के बाद 22 जुलाई, 5 अगस्त, ये सारे जो दिन हैं ये भी शॉर्टर होने वाले हैं। एंड इट इज इंडिकेटिंग अ टेम्पररी एक्सेलरेशन इन अर्थ रोटेशन, पार्ट ऑफ ब्रॉडर फ्लक्चुएटिंग पैटर्न, है ना। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप देख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं। बनका चेरला प्रोजेक्ट। बनका चेरला प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ बेसिकली लिंक गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बंका चेरला प्रोजेक्ट इज टू लिंक गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन। तो ये आप याद रखिएगा। प्राइमरी गोल इसका बेसिकली क्या है? टू लिंक द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन, डाइवर्ट सरप्लस गोदावरी फ्लड वाटर टू द ड्रॉट प्रोन रायलसीमा। तो जो गोदावरी के फ्लड वाटर्स का पानी है, मतलब जो सरप्लस पानी है गोदावरी में, उसको ड्रॉट प्रोन रायलसीमा रीजन में डालना। बेनिफिशियरी इसमें कडप्पा कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के होंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 80,000 करोड़ है, याद रखिएगा। एंड लगभग 40,000 एकड़ का लैंड इसमें लगेगा। वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम पोलावरम डैम ऑन द गोदावरी रिवर। तो पोलावरम डैम से पानी किया जाएगा। वाटर फ्लोज टू कृष्णा रिवर एट विजयवाड़ा। कृष्णा रिवर में पानी भेजा जाएगा एंड देन पम्प्ड थ्रू कैनाल्स एंड टनल्स अंडर द नल्ला मल्ला फॉरेस्ट एंड इट विल फाइनली रीच द बनका चिरला रिजर्वायर। तो फिर पहले पोलावरम डैम से गोदावरी का पानी कृष्णा में, कृष्णा का पानी फिर कैनल्स के माध्यम से नंदा मल्ला फॉरेस्ट होते हुए बनका चिरला रिजर्वायर पहुंच जाएगा। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छी न्यूज़ आर्टिकल थी, ये भी आपको बता दिया। माउंट रेनियर अर्थक्वेक स्वाम। तो यहाँ पे माउंट रेनियर जुलाई में अर्थक्वेक ही अर्थक्वेक आए यहाँ पे, है ना। लार्जेस्ट अर्थक्वेक स्वाम सिंस 2009, 8 जुलाई 2025 की डेट थी। 100 से ज़्यादा स्मॉल अर्थक्वेक्स जो है रिकॉर्ड हुए इस समिट के पास, माउंट रेनियर के पास, याद रखिएगा। इट इज़ इन वाशिंगटन स्टेट यूएसए, याद रखिएगा। इट वॉज नॉट फेल्ट बाय द रेसिडेंट्स। 100 से ज़्यादा हुए लेकिन बहुत कम हुए, तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसको महसूस नहीं कर पाए, याद रखिएगा। बुल्गारिया टू ज्वाइन यूरोजोन एज द 21st मेंबर। याद रखिएगा, बुल्गारिया विल ज्वाइन द यूरोजोन फ्रॉम 1 जनवरी 2026 एंड नाउ दे विल बिकम 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन। यूरोजोन अलग है ना, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन नहीं है। इट इज़ अ डिसीजन, डेट है 8 जुलाई की एंड बेसिकली यूरोपियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स ने ये अनाउंस किया था। 21st मेंबर विल बी बुल्गारिया। एंड यूरोजोन में कौन सी कंट्रीज हैं जो यूरो को मानते हैं? बेसिकली यूरोजोन का मतलब यूरो को मानने वाली, यूरो एज अ एज अ करेंसी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो इसके अलावा यूरोजोन का देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने लिख दिया है बेसिक फैक्ट क्या क्या है। यूरोजोन का मतलब है ग्रुप ऑफ ईयू कंट्रीज दैट यूज यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। तो यूरोजोन इज स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन करेंसी, याद रखिएगा। यूरोजोन का मतलब ही करेंसी से है, ठीक है। एंड करंट मेंबर्स जो हैं वो 20 हैं। बुल्गारिया 21st बनेगा। यूरोजोन लॉन्च हुआ था 1999 में एज इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, 2002 में एज कैश, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एंड इसमें बेसिकली गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। एंड यूरो ग्रुप, फाइनेंस मिनिस्टर्स का ग्रुप जो है यूरो ग्रुप कहलाता है ना। एंट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली मास्टर्स ट्रीटी थी वहाँ पे, मास्टर्स के क्राइटेरिया के बेसिस पे है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, मास्टर्स क्राइटेरिया के बेसिस पे, जिसमें बोलते हैं भैया स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए, साउंड पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए, इसमें लेस देन 3% ऑफ डेफिसिट होना चाहिए ऑफ जीडीपी, डेट लेस देन 60% ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, स्टेबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो बुल्गारिया ने सब फुलफिल किया है, तो वो 21st बन जाएंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड अभी जो यूरोपिया, याद रखिएगा, बुल्गारिया की जो करेंसी वो लेव है, याद रखिएगा, द करेंसी इज लेव एंड नाउ दे विल शिफ्ट टू यूरो। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि यूरोजोन का मतलब ही करेंसी से है, तो लेव विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरो एज द ऑफिशियल करेंसी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
कला सेतु चैलेंज की बात करते हैं, बेसिकली द एम इज टू डेवलप स्केलेबल एआई टूल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ग्राफिक एंड टेक्स्ट टू मीडिया, टेक्स्ट टू ग्राफिक, याद रखिएगा, एंड द थर्ड वन इज टेक्स्ट टू ऑडियो, ठीक है। तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स विल बी डन अंडर द कला सेतु चैलेंज. द एम इज टू डेवलप स्केलेबल एआई टूल्स. Goal is to enable automated content creation in multiple Indian languages. Automated content creation हो सके, cultural and linguistic diversity हो सके, and government की outreach, message clarity सब पहुंच सके अलग अलग भाषाओं में. अफ्रीकाज डेडलीस्ट क्लाइमेटिक क्राइसिस. तो अफ्रीका की क्लाइमेटिक क्राइसिस 2021 से 25 के बीच में बहुत ज़्यादा हो चुकी है. बहुत सारे डिजास्टर्स हैं, ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, हीट वेव, लैंडस्लाइड जो कि अफ्रीका में हो रहा है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे देख लेते हैं. 7th फ्रंटियर्स रिपोर्ट. अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये फ्रंटियर्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है ना, याद रखिएगा. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है. टाइटल है द वेट ऑफ टाइम, याद रखिएगा. 7th फ्रंटियर रिपोर्ट उसका टाइटल है द वेट ऑफ टाइम. अगर आपसे पूछे वेट ऑफ टाइम करके रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, तो वेट ऑफ टाइम हैज बीन रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. फोकस इसका है एक्सट्रीम हीट, टॉक्सिक पोल्यूशन, एजिंग ग्लोबल पॉपुलेशन के ऊपर. की कंसर्न्स ओल्डर एडल्ट्स स्पेशली अर्बन एंड लो टू मिडिल इनकम रीजन्स में. एंड हीट के जो थ्रेट्स हैं ओल्डर एडल्ट्स में वो भी बढ़ते जा रहे हैं. कई सारे रिस्क हैं, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, स्ट्रोक्स एंड निमोनिया, ये भी बढ़ते जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है इस रिपोर्ट में, 7th फ्रंटियर रिपोर्ट में. इंडिया इज ऑलरेडी शोइंग मोर हीट वेव्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में भी है. प्लस अर्बन एजिंग के ऊपर भी ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है. तो फ्रंटियर्स रिपोर्ट याद रखिएगा, अर्बन एजिंग भी इसमें मेंशन्ड है. एक और टॉपिक आया था ट्रांस फैट, इनके बारे में देख लेते हैं क्या है. ट्रांस फैट का मतलब होता है अनसेचुरेटेड फैट्स, याद रखिएगा. ट्रांस फैट का मतलब होता है अनसेचुरेटेड फैट्स दैट हैव बीन हाइड्रोजनेटेड. हाइड्रोजनेटेड मतलब केमिकली अल्टर्ड टू मेक देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में सॉलिड बनाया जाता है. अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं. इनका दो टाइप होता है, एक इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट होता है, एक नेचुरल होता है. इंडस्ट्रियल मतलब कि प्रोसेस्ड फूड, जैसे मार्जरीन हो गया, फ्राइड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स में आपको इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट मिलेगा. एंड नेचुरल ट्रांस फैट आपको मिलता है. बेसिकली नेचुरल ट्रांस फैट कहाँ मिलता है, स्मॉल अमाउंट्स में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, ठीक है. इसका हेल्थ इफेक्ट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ट्रांस फैट मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एलडीएल. दो तरीके का होता है, कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का होता है. बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं. एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना. ट्रांस फैट से आपके हार्ट डिसीजेज, रिस्क, स्ट्रोक ये सब बढ़ जाते हैं. गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल जिसको बोलते हैं, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है ना, फ्रॉम द ब्लड, एंड इट कैरीज इट टू द लीवर फॉर डिस्पोजल एंड ऑल. एंड ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द हार्ट डिसीज. तो गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत रहती है आपको, बैड कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं चाहिए, ठीक है. आगे देख लीजिए, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं उसको. यहाँ तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रही है. लेट्स सी. नेशनल बायो बैंक. हाँ, नेशनल बायो बैंक के बारे में आपको बताता हूँ. इंडिया ने लॉन्च किया है पहला नेशनल बायो बैंक 2024 अप्रैल में, टू एडवांस अब प्रिसीजन मेडिसिन एंड बायोमेडिकल रिसर्च. प्रिसीजन मेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नेशनल बायो बैंक हमने इस्टेब्लिश किया है. बायो बैंक क्या करेगा, बेसिकली टू स्टोर ह्यूमन बायोलॉजिकल सैंपल्स, डीएनए, ब्लड टिश्यू, प्लाज्मा, ये सब वो स्टोर करेगा. इनेबल करेगा रिसर्च को ऑन डिजास्टर प्रिवेलेंट इन इंडियन पॉपुलेशन. डेवलप करेगा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स ऑन जेनेटिक, एथनिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यूनिक टू इंडिया. इंस्टीट्यूशन जो इन्वॉल्व है उसमें आईसीएमआर, डीबीटी, एनआईआईएच ये है. कोलैबोरेटर्स में एम्स है, टाटा मेमोरियल सेंटर है, सीएसआईआर की लैब्स हैं. ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड इट इज़ बेसिकली गवर्न बाय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एंड आईसीएमआर की एथिकल गाइडलाइंस, ठीक है ना. तो याद रखेगा इसमें लीगल बेसिस भी है, ठीक है. तो इसमें लगभग 5 मिलियन सैंपल्स अभी फेज 1 में कलेक्ट किए जाएंगे. 20 मिलियन सैंपल्स अल्टीमेट कैपेसिटी रहेगी. -80 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजर्स डीएनए टिश्यूज को फ्रीज करने के लिए. लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर सेल्स. ब्लॉकचेन सिक्योर्ड डिजिटल डेटाबेसेस बनाए जाएंगे एंड विल लिंक टू आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ आईडीज एंड ऑल. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेशनल बायो बैंक पहला बना दिया है हमने. गिनी इंडेक्स आपको पता है
स्टैटिस्ट जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है, 0 का मतलब है कंप्लीट इक्वालिटी, 1 का मतलब है कंप्लीट इनइक्वालिटी। इंडिया का स्कोर है 0.48। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इनइक्वालिटी में हमारी 0.48 स्कोर है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है गिनी कोफिशिएंट। इक्वाइन डिसीजेज, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जिनके बिना काम नहीं चलेगा। सीन रिवर क्लीन अप। रिवर सीन आप सबको होता है पेरिस में है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सेफ फॉर पब्लिक स्विमिंग। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सेफ फॉर पब्लिक स्विमिंग नाउ। काफ़ी गंदी हो गई थी बेसिकली पहले ये। इट वॉज पब्लिक स्विमिंग इज ऑफिशियली अलाउड इन द सीन। 1923 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पब्लिक स्विमिंग अलाउ की गई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, द आफ्टर 1923 इट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन पब्लिक स्विमिंग हैज़ बीन अलाउड इन सीन रिवर। एंड क्लीन क्यों किया गया? इट इज़ अ पार्ट ऑफ $1 बिलियन क्लीन अप इनिशिएटिव टाइड टू 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स के बाद बेसिकली ये कसम खाई थी उन्होंने, माँ कसम खा ली थी, इसको साफ करके ही मानेंगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। NIF के बारे में बता दूं, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। NIF क्या है बेसिकली? तो NIF 2000 में बना था, मार्च 2000 में। इट इज़ ऑटोनॉमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। NIF आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है। 2000 में बना था, मार्च में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में। ऑब्जेक्टिव है सपोर्ट द ग्रास रूट इनोवेशंस। आइडेंटिफाई करता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इंडिविजुअल से लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, चाहे इनफॉर्मल और रूरल, स्पेशली जो इनफॉर्मल और रूरल सेक्टर्स है, इनफॉर्मल और रूरल सेक्टर्स स्पेशली उनमें, ठीक है ना। तो ये भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। फंक्शन इसका है, स्काउट करेगा पेटेंट ग्रास रूट इनोवेशंस। 200 करोड़ रेवेन्यू अभी इन्होंने इन्वेंशंस लाइक नीम, कॉपर, नैनो, फंजीसाइड, ये सब चीज़ें बना करके 200 करोड़ रुपए लगभग कमाए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। संथाल हूल के बारे में आया था। तो संथाल हूल यानी संथाल अपराइजिंग, ट्राइबल अपराइजिंग है ब्रिटिश रीजन की, संथाल रीजन में। संथाल ट्राइब आपको पता ना कहाँ रहती है? राजमहल हिल्स वाले रीजन, जो प्रेजेंटली झारखंड का रीजन है। संथाल हूल स्टार्ट हुई थी 1855 में, 1856 में आसपास ख़त्म हो गई। संथाल हिल्स के जो संथाल रीजन जो था वो राजमहल हिल्स वाला रीजन था। दुमका, देवगढ़, साहिबगंज, ये सब रीजन थे। बीरभूम वेस्ट बंगाल का, बांका बिहार का। लीडर्स में सीधू मरमू, कान्हू कान्हू मरमू, चंद मरमू और भैरव मुर्मू, ये नाम याद रखेगा। एंड मेन रीजर्स जो थे वो दीकूज थे। दीकू यानी कि आउटसाइडर, दीकू यानी कि आउटसाइडर्स जो थे वहाँ पे, उनकी ट्राइबल कम्युनिटी को नुकसान पहुँच रहा था। तो दैट वाज द संथाल अपराइजिंग, याद रखिएगा, है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस करना ही करना पड़ेगा। कनाडा ने स्क्रैप कर लिया यानी कि हटा दिया है डिजिटल सर्विसेज टैक्स, याद रखिएगा। कनाडा डिजिटल सर्विसेज टैक्स को हटाने के लिए तैयार हो गया है। अभी क्या था, 3% टैक्स लेवी थी ऑन ग्रॉस रेवेन्यू एक्सीडिंग फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज इन कनाडा। तो अब ये वो हटा देंगे। कई लोग इसको कह रहे हैं क्यों हटा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ठीक हटा रहे हैं। एक रिपोर्ट आती है आरबीआई की जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, याद रखिएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली जाती है। उसमें उन्होंने बताया कि हमारा जो जीएनपी यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 3.2% है, विच इज़ द 10 ईयर लो, है ना। 10 साल में सबसे कम आपका एनपीए हो गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 17A में 7 फ्रिगेट्स आने थे, याद रखिएगा। 7 फ्रिगेट्स अंदर प्रोजेक्ट 17A पूछा जा सकता है। इसमें बनाने वाले 2 हैं, मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई जो कि 4 शिप बनाएगा, और GRSE यानी कि गार्डन रीच सब शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, ये 3 शिप बनाएगा। तो नाम है 17A के अंदर जो 7 फ्रिगेट्स हैं उसमें INS नीलगिरी MDL बनाएगा, INS हिमगिरी GRSE, INS उदयगिरी MDL, देन INS डूनागिरी GRSE, INS तारागिरी MDL, INS विंध्यगिरी, INS महेंद्रगिरी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17A के अंतर्गत 7 फ्रिगेट्स बनने हैं, ठीक है ना। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि रिड्यूस्ड राडार और IR अकाउस्टिक्स, इनमें आप ढूंढ नहीं पाएंगे इनको। तो ये बेसिकली फॉर दैट रीजन दे आर मेड स्टील्थ फ्रिगेट होते हैं, 7 है, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में आया था जो कि वेटलैंड प्रोटेक्शन के ऊपर है। तो याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में बता दूं, 2013 में बनी थी कि कस्तूरी रंगन कमेटी, ये फॉर्मर रिजर्व के चेयरमैन भी रहे हैं
एंड इनका इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल अपोजिशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ माधव गाडगिल रिपोर्ट। तो इसके पहले कस्तूरी रंगन कमेटी के पहले एक माधव गाडगिल रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद बनाई गई थी। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने मेन चीज़ ये बोली थी बेसिकली कि 37% जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। वहीं पे आपको एक और चीज बता दूं कि गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने तो 100% ऑफ वेस्टर्न घाट को ईएसए यानी कि इको सेंसिटिव जोन कन्वर्ट करने की बात कर दी थी। तो यह कस्तूरी रंगन कमेटी ने उसको कम करके 37% अप्रोक्सीमेट एरिया लिया। एंड बैन ऑन माइनिंग, पोल्यूशन इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन्होंने जरूर कहा था ईएसए रीजन में। एंड अलाउड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी अलाउ करने की बात की थी, लेकिन विद स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस एंड ऑल, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर दे, ये आप देख सकते हैं डिफरेंस। गाडगिल रिपोर्ट में 100% वेस्टर्न घाट्स, कस्तूरी रंगन कमेटी में केवल 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अप्रोच इनकी प्रो कंजर्वेशन थी, बट यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच थी। रेस्ट्रिक्शंस में स्ट्रिक्टर थे, थोड़ा रिलैक्स्ड थे, इम्प्लीमेंटेशन में हैवी रेजिस्टेंस था, ज़्यादा अडेप्टेबल थी कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है अप्रूव की गई है अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा, ये रिप्लेस करेगी 2001 की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को, याद रखिएगा। नाउ द स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ 2001 विल रिप्लेस्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस, इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना इसका मेन एम है। एंड बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, इसके पिलर्स हैं। एक्सेलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज, जो हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है, नर्चरिंग है, उसको ग्रास रूट से स्टार्ट करेंगे, एलीट लेवल तक ले जाएंगे। स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर के रूप में स्पोर्ट्स को बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, CSR ये सब इम्प्रूव किया जाएगा। सोशल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट्स एज अ पीपल्स मूवमेंट, इंटीग्रेशन विद एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पॉलिसी के अंतर्गत है मेंशन, याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दो और कोई चीज़ है क्या, सावित्री बाई फूले इंस्टीट्यूट रीनेम्ड, पहले इसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता था, अब उसको सावित्री बाई फूले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।